कैसी रही इस साल की पहली बिग बजट रिलीज? अगर एक सेंटेंस में बताऊं तो व्हाट एन एंडिंग सर जी। छावा इज आउटस्टैंडिंग। हाँ, फिल्म में कई सारी शॉर्टकमिंग्स है, मगर ये बाकी कमर्शियल फिल्म्स की तरह ब्रेन डेड और क्रिंज से भरी हुई नहीं है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फिल्म में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। क्योंकि छावा फिल्म छत्रपति संभाजी के ऊपर बनाई गई है, इसलिए पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हम उनके सफर को फॉलो करते हैं एक जवान युवराज के रूप में, जो अपने आप को शिवाजी राजे का लायक बेटा साबित करना चाहते हैं, मगर थोड़े नॉन लीनियर तरीके से। फिल्म की शुरुआत होती है 1681 की एक जबरदस्त सीन से, जिसमें मुगल सेना ने बुरहानपुर, जो आज मध्य प्रदेश में है, पर अपना कब्जा जमा लिया था। अचानक मराठाओं की सेना तेज गति से आकर उन पे धावा बोल देती है और उस सेना के बीच एक आग के गोले की तरह धकता हुआ संभाजी की एंट्री होती है। वे अकेले ही दुश्मनों की एक पूरी टुकड़ी से भिड़ जाते हैं। बुरहानपुर के किले को रक्षा कर रहे खान जमान को हराना और मुगलिया संपत्ति की लूट इस युद्ध में संभाजी की सबसे बड़ी विजय थी। शेर को हराना भी। यह हमला इतना भयानक था कि पूरे मुगल साम्राज्य की नींव इससे हिल गई थी। इस किस्से को सुनकर छत्रपति शिवाजी के मौत का जश्न मना रहे हर मुगल सेनापतियों की रूह कांप गई। साथ ही कॉन्फ्लिक्टिंग मोमेंट तब आती है जब एक छोटा सा बच्चा, जो बेचारा युद्ध में कहीं खो जाता है, जोर जोर से रोने लगता है। संभाजी युद्ध के बीच में ही उसे उठाते हैं, उसके आंसू पोंछ देते हैं और उसकी मां तक उसे पहुंचा देते हैं। बाद में पता चलता है कि उस बच्चे में उन्होंने अपना ही चेहरा देखा था। संभाजी का जन्म पुरंदर किले में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के घर हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी साईबाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको उनकी दादी जीजाबाई ने पाला। 9 साल की उम्र में ही संभाजी को एक राजनीतिक बंधक बना लिया गया और उन्हें अंबर के राजा पहले जयसिंह के पास भेज दिया गया। ये सब पुरंदर संधि की शर्तों के कारण हुआ था, जो 11 जून 1665 को शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ साइन की थी। इसी वजह से संभाजी को एक मुगल मनसबदार भी बना दिया गया। 12 मई 1666 को संभाजी अपने पिता शिवाजी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंचे, पर यहाँ उनके साथ छल हो गया। औरंगजेब ने दोनों को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, पर ये छत्रपति शिवाजी थे, वो मुगलों के जाल में फंसने वालों में से नहीं थे। बस 2 महीने बाद ही 22 जुलाई 1666 को शिवाजी और संभाजी मुगलों की गिरफ्त से भाग निकले। फिर संभाजी के प्रोटेक्शन के लिए शिवाजी महाराज ने यह अफवाह फैला दी कि संभाजी मारे गए हैं। फिर 1666 से 1670 तक दोनों तरफ की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी शांत रही। एनीवे, ये विजन से संभाजी को कॉन्स्टेंटली परेशान करते रहते हैं, लेकिन इन डरावने सपने में छत्रपति शिवाजी महाराज उनका पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। फिल्म में हमें शौर्यबाई से भी मिलाया जाता है, जो संभाजी की सौतेली मां थी। उनका एक ही सपना था, रायगढ़ में षड्यंत्र करके अपने छोटे बेटे को राजगद्दी पर बैठाना। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, चाहे वो मुगलों से हाथ मिलाना ही क्यों ना हो। उनका हर एक कदम सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, संभाजी को हटाकर अपने बेटे रामराजे को छत्रपति बनाना। और उनके सपने के बीच सिर्फ एक ही रुकावट थी, संभाजी। अपने राज्य में लौटने के बाद संभाजी की बीवी और उनकी श्री सखी येसुबाई काफी ट्रेडिशनल तरीके से संभाजी का स्वागत करती है जब वो बुरहानपुर से विजयी होकर लौटते हैं। अपने चारों ओर सिंहासन के पॉलिटिक्स के बावजूद संभाजी का सिर्फ एक ही सपना होता है, स्वराज्य। एक ऐसा राज्य जहां हर कोई एक इज्जत की जिंदगी जी सके और हर किसी को सुख और समृद्धि नसीब हो। लेकिन शौर्यबाई उनके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रही थी ताकि संभाजी महाराज को किसी तरह मुगलों के हाथों मरवा दिया जाए और अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को वो पूरी कर पाए। हालांकि अपने सपने को पूरा होता देखने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जब औरंगजेब को बुरहानपुर के बारे में पता चलता है, वो अपना होश खो बैठता है और उस चतुर तानाशाह को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है, एक ताकतवर दुश्मन, जैसे कि संभाजी या उनका पिता शिवाजी। जब छत्रपति शिवाजी राजे ने मुगलों के खिलाफ गेरिला वॉरफेयर का कमाल दिखाया था, तब औरंगजेब का एक ही मकसद था, उनके राज्य को मिटा देना, उन्हें तड़पाना और अल्टीमेटली उन्हें मौत नसीब करवाना। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि महाराज प्राकृतिक कारणों से ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि इसको लेकर भी हिस्टोरियंस के बीच काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस है। एनीवे, औरंगजेब का एक अजीब सा शौक है, टोपी सिलना, जो असल में ऐतिहासिक रूप से सही भी है। आई गेस हिटलर की पेंटिंग के शौक की तरह ही हर तानाशाह को एक हॉबी होनी जरूरी होती है। एनीवे, अब उसकी नजर संभाजी पर है। वो अपने ही परिवार को तबाह कर चुका था मुगल सल्तनत की गद्दी हथियाने के लिए, और अब उसने कसम खा ली है कि जब तक संभाजी की चीखें वो ना सुन ले, तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा।
इस ताज के लिए उसने अपने बड़े भाई दाराशिको को मार दिया था और अपने बाप को कैद खाने में डालकर उसे तड़पा तड़पा के मार डाला था। और अब इस ताज से भी ज्यादा उसे संभाजी की मौत चाहिए थी। जब बुरहानपुर का युद्ध खत्म होता है और उस शहर को राख बना दिया जाता है, तब औरंगजेब वहां आता है और तबाही का नजारा देखता है। उसके चेहरे पर तो इसका कोई असर नहीं दिखता, पर अंदर से वो एक ज्वालामुखी की तरफ फटने लगता है। उसके एक इशारे पे पूरी मुगल सेना तैयार होती है एक विराट फौज लेकर दक्खन तथा मराठा साम्राज्य को मिट्टी में मिला देने के लिए, और लगभग 8 लाख सेना लेकर औरंगजेब और उसकी बेटी जिरातुल निसा बेगम दिल्ली से रवाना हो जाते हैं। पर मुगलों की ये सोच बेवकूफी मालूम होती है, क्योंकि संभाजी और उनके सैनिक ऊंचे मजबूत किले जैसे रायगढ़ में जम चुके हैं और इन किलों के आसपास घने घने जंगल हैं, जिनमें मुगल सेना अब तक लड़ने की आदत नहीं डाल पाई थी। ऊपर से मराठा गेरिला युद्ध में माहिर थे और फिल्म में तो ये बात सीधे कह दी गई कि 25,000 मराठा की सेना का बल 8 लाख मुगल सैनिकों के बराबर है। पूरे दक्खन में मराठा सेना मुगलों का जीना हराम कर देती है। कहीं पेड़ों से कूदते हुए, गन्ने के खेत में छुपे हुए, कहीं पानी से उभरते हुए, कहीं जमीन के नीचे छुपे हुए मराठा सैनिक मुगल फौज पर हमला बोल देती है और उनके एक एक टुकड़ी को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। अब ये सिर्फ एक रैंडम जंग नहीं है, बल्कि एक नए महायुद्ध की शुरुआत बन चुकी है। आखिर तक मुगलों की सारी ताकत भी संभाजी को हरा नहीं पाती, पर एक अपना ही उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। उनके 2 साले गनौजी और कनौजी शिर्के उनका सबसे बड़ा गद्दार निकलते हैं, क्योंकि वो अपने कोंकणी क्षेत्र को वापस राज करना चाहते थे। पहले भी एक साजिश होती है सूर्याबाई की तरफ से। वो मुगलों से हाथ मिलाने के लिए औरंगजेब के बेटे प्रिंस अकबर के पास एक चिट्ठी भेजती है, पर आयरनी ये है कि अकबर खुद अपने बाप से खफा है और उसे तख्त पाने का इंतजार करना पसंद नहीं। उसे अभी तुरंत दिल्ली सल्तनत का ताज चाहिए। इसलिए वो सूर्याबाई की साजिश खुद संभाजी को बता देता है और मराठाओं के पास शरण ले लेता है, ताकि वो कभी समय आए तो उनकी मदद से दिल्ली के तख्त पे बैठ सके। हालांकि संभाजी उसकी पूरी तरह मदद नहीं करते और उसे एक बिट्रेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं, पर फिर भी उनके आबा साहब के सिखाए गए एक राजा के नियम नीतियों को वे बड़े ही निष्पक्षता से फॉलो करते हुए अकबर को पनाह दे देते हैं, क्योंकि स्वराज्य का सपना देखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए शरण में आया हुआ शत्रु भी मदद के लायक होता है। 5 साल तक अकबर संभाजी के शरण में रहा, ये सोचकर कि जरूरत पड़ी तो वे उसको सेना और धन देंगे ताकि वो मुगल तख्त पर कब्जा कर सके, पर उसके लिए संभाजी के पनाह में रहना कोई काम नहीं आया। आखिर में संभाजी ने ही अकबर की मदद की ताकि वो पर्शिया भाग सके, पर गनौजी और कनौजी का गिरोह ज्यादा शातिर था। संभाजी के सामने वे वफादार बनते हैं, पर उनका सीक्रेट पता चुपके से मुगलों तक पहुंचा देते हैं। इसी दौरान मुगल और मराठा सेनाओं के बीच कई बार टकराव होते रहते हैं, पर इस बार मराठा सरप्राइज अटैक करने वाले होते हैं, मगर खुद छल का सामना करते हैं। जिस राह पर मराठाओं को मदद मिलनी थी, उसी राह पर उसकी जगह उन्हें मुगल सैनिक मिलते हैं। इसके पहले संभाजी के मामा और विश्वसनीय सलाहकार हम्बीराव मोहितो को भी मुगल मार चुके होते हैं 1687 के वाई के युद्ध में। संभाजी बदले की आग में जल रहे होते हैं और वो 1000 ऑड्स के अगेंस्ट भी मैदान छोड़ के भागते नहीं। वो लड़ने का फैसला करते हैं, चाहे इसकी वजह से मौत ही क्यों ना लिखी हो। जब उन्हें हर तरफ से अपने जनरल्स की मुगलों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स का पता चलता है, तो वे उन सभी को संगमेश्वर एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और चारों तरफ अफवाह फैला देते हैं कि संभाजी की सेना पुणे की तरफ से औरंगजेब पर डायरेक्ट आक्रमण करने के लिए निकल गई है। इस मीटिंग में वे उन सभी के जमीर को ललकारते हैं और मातृभूमि का ऋण चुकाने की बात करते हैं। तभी चुपके से गनौजी और कनौजी मुगल की 5000 की एक स्पेशल टुकड़ी को संभाजी का पता बता देते हैं और रात के अंधेरे में उन पे अटैक होता है। संभाजी और उनके 25 सलाहकारों को मुकर्रम खान की मुगल सेना फरवरी 1689 में कैद कर लेती है, लेकिन सिर्फ 150 लोग मिलकर मुगलों की हजारों की टुकड़ी को ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। इसमें संभाजी के कई अजीज सलाहकार भी मारे जाते हैं, लेकिन संभाजी और उनका सबसे करीबी दोस्त कवि कलश पकड़े जाते हैं। संभाजी का मुगल बादशाह से सामना, उनके ऊपर अत्याचार, हत्या और उनके शरीर के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग सूत्रों में अलग अलग वर्णन मिलता है, पर सभी इस बात से सहमत है कि उन्हें मौत से पहले काफी भयानक अत्याचार सहना पड़ा था। पकड़े गए संभाजी और कवि कलश को औरंग के सामने ले जाया गया। संभाजी और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और औरंगजेब को केवल उनकी चीखें सुनने की ही इंतजार होती है। जब वो संभाजी के सामने आता है तो देखता है कि एक लहूलुहान इंसान कैसे अब भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा है और प्रैक्टिकली अकेले 100 सेनाओं पे भारी पड़ रहा है।
औरंगजेब के आदेश पे उन्हें तड़पा तड़पा के मारने की सजा सुनाई जाती है, पर उस मोमेंट पे भी संभाजी हंसते रहते हैं और कवि कलश की सजाए मौत के दौरान वे दोनों कविताओं के जरिए अपने भाव व्यक्त करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था। यहाँ कवि कलश दुश्मन के बदन पे नमक होने की जिक्र करते हैं और शंभू राजे उन्हें चंदन के लेप के साथ तुलना करते हैं। असल में ये एक एलिगरी था, क्योंकि दोनों ही जानते थे इतने सारे बिट्रेयल और संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु अब तय थी। इस कॉन्वर्सेशन का एक ही उद्देश्य था, मुगल साम्राज्य के पतन का फोरशैडोइंग करना। कवि कलश के बोल संभाजी के घाव भरे बदन पे चंदन के लेप जैसा लग रहा था, क्योंकि इन शब्दों से ही प्रेरणा लेकर और अपने जुबान पे मां जगदम्बे का नाम जपकर उन्होंने अपने ऊपर हुए अमानवीय अत्याचारों को बिना चीखे सह लिया था। इसी वजह से औरंगजेब की मनोकामना पूरी नहीं हुई और यही शब्द नमक बनके उसके शरीर के घाव पे चुभने लगे कि इतना कुछ करने के बावजूद वो इस हिंदवी स्वराज्य के सपने देखने वाले की मनोबल को तोड़ नहीं पाया। संभाजी की नाखून उखाड़ लिए जाते हैं और आंखें निकाल दी जाती है, लेकिन फिर भी वो मुगलों की कायरता का मजाक उड़ाते रहते हैं। अपने आंखों के सामने ये सब होता देख औरंगजेब खुद के वीरता को शायद सवाल करने लगता है और संभाजी को बख्शने के बदले उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित होने का सुझाव देता है। पर संभाजी उल्टा उसी को घुटने टेकने की सलाह देते हैं और मन ही मन हंस पड़ते हैं, क्योंकि स्वराज्य के पागलों को कहाँ सिंहासन और जिंदगी का मोह कभी रोक पाया है। उधर राम राजे को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है सक्सेसर, पर उसके साथ खड़े होते स्वयं येसुबाई, जिन्हें मालूम हो गया था कि शंभू राजे अब वापस नहीं आने वाले। आंखें निकाल लेने के बाद संभाजी के तेजस्वी नजर से तो औरंग बच गया, पर उनके तीर जैसे जुबान अभी भी उससे चुभने लगे और इसलिए उसने उनके जीव निकालने की भी बात की। किसी भी टॉर्चर के दौरान शंभू राजे ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और मरते दम तक साबित कर गए कि जब सच्चाई और अच्छाई किसी के अंदर होती है तो बिना आंख, जुबान और कपड़ों के भी वो राजा ही रहते हैं। और पावर के हंगर से बना राजा कितना ही महंगा ताज पहन ले, वो अंदर ही अंदर खुद को गुनहगार समझता है। और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। अपनी मां की यादों को खो देने के बाद भी जब संभाजी की मौत हुई तो मानो स्वर्ग से खुद उनकी मां ने आके उनकी नजर उतारी। यहां तक कि औरंगजेब ने भी खुदा से फरमाया कि ऐसे वीर के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। और इधर अपनी मनोकांक्षा पूरी ना होने पे सुल्तान पार्शियल हिंद पूरी तरह बिखर गया और अफसोस जताया कि उनके घर ऐसा वीर क्यों नहीं पैदा हुआ, क्योंकि अगर उसका बेटा इतना पराक्रमशाली होता तो वो कब का दक्खन फतेह कर चुका होता। इतिहास गवाह है कि संभाजी की भविष्यवाणी सच हुई और औरंगजेब के बाद और कोई भी मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह भोग नहीं पाया और दक्खन को जीतने आए औरंग वापस कभी अपने तख्त पे बैठ ही नहीं पाया। उसकी मौत भिनगर के उसके मिलिट्री कैंप में हुई जो अहमदनगर के पास था और उसने मराठाओं के साथ लड़ाई के लिए इतनी धन दौलत लुटा दी थी कि मुगलिया सल्तनत की मानो कमर ही टूट गई। इस फिल्म के रियल लाइफ रेफरेंसेस को लेके एक और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कुछ टाइम और इस फिल्म को लेके एकांत में सोचना पसंद करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। छावा देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।